Hello, my dear students. Today we started the live processes remaining parts. बच्चों, आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ उस वीडियो का संबंध कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान का सिलेबस है उससे है। छठवां चैप्टर चल रहा था आपका, उसी के ठीक आगे आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के। जीव विज्ञान के भी 3 आते हैं, रसायन विज्ञान से 3 आते हैं और भौतिक विज्ञान से 3 प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जीव विज्ञान का जो पार्ट रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, जिनकी आने की बहुत संभावना है, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों तैयार हो जाइए, आप नोट्स भी बनाते जाइएगा और इनको याद भी करते जाइएगा। जी हाँ, मैं स्नेह कुशवाहा अपने चैनल स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनके केवल आपको नाम लिखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। देखिए, और स्वरूप इसका चेंज एक बार पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इस क्रिया की रासायनिक अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इक्वेशन भी आपको, समीकरण भी याद रखना है, उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक अपचायक ना होकर उपचायक क्रिया है, अर्थात कैसी विनाशात्मक क्रिया ना होकर बल्कि कैसी रचनात्मक क्रिया है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, उपचायक क्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण एक उपचायक क्रिया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा CO2 को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो होता क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे की जो ग्रीन पार्ट्स यानी कि उसकी पत्तियां होती हैं, क्या करती हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करती हैं। कैसे करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, वायु से CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और जड़ों के द्वारा क्या करती हैं, मिट्टी से जल को लेती हैं, जल को ग्रहण करती हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की जो एनर्जी है क्लोरोफिल के द्वारा कैसी ट्रैप की जाती है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये इनका परिवर्तन है, यानी कि किस में हो जाता है, ग्लूकोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। किससे बनता है, जो CO2 है कैसी, ये रेड्यूस्ड हो जाती है, यानी किस में बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। और 6 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जल के रिलीज होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 6O2 जो है, यानी कि ऑक्सीजन कुल मिलाकर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये बच्चों आपको इक्वेशन भी यहाँ पर याद रखनी है, 6CO2 + 12H2O। फिर एरो का निशान लगाएंगे, किसकी क्रिया में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो ये बच्चों रिएक्शंस हो गई फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, इसको आप याद रखिएगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश सनलाइट हो गई, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, जल हो गया, फिर आपका क्लोरोफिल हो गया जो कि पत्तियों में प्रेजेंट रहता है। तो ये इसका आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। ये भी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है अक्सर नीट के, कि तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। अब होता है क्या है कि जलीय पौधे होते हैं तो वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं बच्चों। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन जब निकलती है पानी से
तो कैसा वो जब जो कोई भी गैस हो जब जल से बाहर की ओर निकलेगी तो बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। तो क्या होता है, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये ऑक्सीजन गैस बुलबुलों के रूप में जल की सतह पर दिखाई पड़ती है। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं और इसके उपोत्पाद क्या होते हैं। देखिए, स्वापोषी पोषण के लिए क्या, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, CO2 बहुत ज़रूरी है और जल। यानी कि ऐसे पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं वो स्वापोषी कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं। इनके जो उपोत्पाद होते हैं यानी कि बाई प्रोडक्ट होते हैं, ऑक्सीजन होती है और आपके जो है जल भी प्रोड्यूस होता है यानी कि हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चबड़लक दांतों की संख्या बताइए तथा इनके कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पे जो मनुष्य के दंत सूत्र होता है ना उसको आप याद रखिए, क्या होता है 2 1 2 3 और फिर निचले जबड़े में होता है 2 1 2 3 फिर इंटू 2। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से के दांत हो गए इसलिए इंटू 2 से कर दिया। निचले जबड़े में आधे हिस्से के ये दांत हो गए आधे जबड़े के तो इसको इंटू 2 कर दिया तो 16 ऊपर हो जाएंगे 16 नीचे यानी कि दोनों जबड़ों के मिलाकर 32 दांत हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखिएगा यहाँ पे। अब अगर चबड़ना का काम क्या होता है यहाँ पे, ये भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है यानी कुचलने और उसको मैस्टिकेट करता है, चबाने का काम करता है अग्र चबड़ना, जिन्हें प्रीमोलर्स बोलते हैं। और दांत कौन कौन से होते हैं मनुष्य में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनको आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। देखिए तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मुख व मुगुआ, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो मुख में रखते हैं तो मुख व मुगुआ। फिर ग्रसनी फेरिंग्स जिसे बोलते हैं, फिर ग्रास नली ईसोफेगस जिसे बोलते हैं, फिर आमाशय स्टमक जिसे बोलते हैं और इंटेस्टाइन। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के या आहार नाल के पार्ट्स होते हैं मुख्य। इनको बच्चों आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो देखिए हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम को क्रिया में सहायक होता है। यानी कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है जो कि इनएक्टिव फार्म में रिलीज होता है उसको एक्टिव फार्म में चेंज करता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है यानी कि अगर जर्म्स मौजूद हैं तो उनको भी ये किल कर देता है, मार देता है। भोजन का माध्यम कैसा, अम्लीय बना देता है बच्चों। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो जाहिर है पाचक एंजाइम होंगे तो क्या करेंगे, भोजन को पचाने में हेल्प करेंगे। तो जो भोजन में चाहे वो प्रोटीन्स हो उनको अमीनो में तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है तो सिंपल शुगर में उनको चेंज कर देंगे, बसा है तो बसा को बसिए हम लोग ग्लिसरॉल में बदल देंगे। तो ये काम होता है पाचक एंजाइमों का। फिर अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, कि रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो देखिए रसांकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। इसमें जो पार्ट होता है इलियम या उसको शेषांत्र बोलते हैं, उसी में ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि आंत के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं कई गुना तक, तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत बढ़ जाती है आंत की। तो इस प्रकार से पचे हुए भोजन के अवयवों का आसानी से अवशोषण आंत के द्वारा हो जाता है और फिर वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। देखिए जब आंत से भोजन एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में पहुंच जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ब्लड भोजन में पहुंच जाता है, जब भोजन
ब्लड में पहुंच जाता है तो क्या होता है, उस ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो विभिन्न जो सेल्स हैं विभिन्न बॉडी पार्ट्स में पाई जा रही हैं, वो क्या करती हैं, उससे उस भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एसिमुलेशन बोलते हैं या स्वांगीकरण बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका निर्माण किन किन अवयवों के लेने से होता है। तो प्रोटीन एक ऐसे हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जीवित शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। किसी भी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ गंधक, फास्फोरस और आयोडीन भी हो सकती है। कभी कभी आंशिक रूप से आयरन भी उपस्थित होता है। तो इनकी इकाई क्या होती है प्रोटीन्स की, अमीनो अम्ल होती है। यानी कि जब कई सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा आप। इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी बॉडी कहते हैं। शरीर में कहीं भी टूट फूट होती है तो उनकी भरपाई जो होती है ना, चाहे वो आपके कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो भरपाई जो की जाती है वो प्रोटीन्स के द्वारा ही की जाती है। यानी शरीर में टूट फूट की मरम्मत जो की जाती है प्रोटीन्स के द्वारा ही की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखिए क्या होता है कि वसा क्या होता है, हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाएँ के रूप में पाया जाता है, यानी ग्लोब्यूल्स के रूप में ये पाया जाता है। फिर पित्तरस क्या होता है, इन ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है इन गुलिकाओं को फैट की। फिर एंजाइमेटिक इसमें एक्शंस होते हैं। अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है इनको और पचने में हेल्प करता है और सरल फार्म में बदल देता है। इस प्रकार से वसा के पाचन की पूरी प्रक्रिया क्षुद्रांत में, या कहना चाहिए जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे पूरी हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। देखिए आमाशय में का जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, उसमें क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम निकलता है, वहाँ पर तो प्रोटीन पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो भी प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। यानी कि प्रोटीन क्या करते हैं, पेप्टोन्स में बदल देते हैं, वो और सिंपल फार्म में बदल जाता है। तो ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हो गए पेप्सिन और ट्रिप्सिन। फिर संतुलित आहार, ये बहुत पूछा जाता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। लेकिन संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ये तत्व उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। यानी सभी तत्व से मतलब क्या हो गया, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी रहे, प्रोटीन्स भी रहे, फैट्स भी रहें, मिनरल्स भी रहें, विटामिन्स भी रहें। तो ऐसे भोजन को ही बेटा हम संतुलित आहार कहते हैं। इसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है सभी जीवों के लिए। संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो देखिए हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, श्रम की महत्ता के हिसाब से अलग अलग सबकी डाइट होती है। यानी कि सबका संतुलित भोजन अलग अलग होता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कम मेहनत करता है उसे कम कैलोरी लेनी चाहिए, उसकी डाइट बैलेंस डाइट का नेचर अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है। तो ऐसा होता है कि चेहरे पर स्थित नासिका से 2 बाह्य नासिका छिद्रों के द्वारा ये बाहर खुलती है हमारी नाक। तो देखा होगा कि नाक में बीचों बीच में क्या एक डिवाइडेशन होता है दोनों नॉस्ट्रिल्स या नासा द्वार के बीच में, तो उसी को नासापट्ट बोलते हैं। बच्चों इसको याद रखिएगा। NADP का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। NADP का पूरा नाम क्या होता है, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्या बच्चों, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट NADP का पूरा नाम होता है। ATP तथा ADP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट और ADP एडिनोसिन डाईफास्फेट, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फिर श्वसन की परिभाषा बताइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों
सामान्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं के रूप में संचित रखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी श्वसन क्रिया क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि CO2 उत्पन्न होती है और एनर्जी रिलीज होती है। उसी ऊर्जा का उपयोग हम सभी जीवधारी विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो इसको बच्चों आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके जो है। फिर नेक्स्ट अति लघुत्तरीय में, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु बनते हैं? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, यानी जो ग्लूकोज का एक अणु है उसका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कुल मिलाकर 38 ATP अणु बनते हैं। इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। फिर रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीजन जो होते हैं जो RBC की सतह पर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? देखिए, पल्मोनरी धमनी में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी शिरा में कैसा? शुद्ध रक्त होता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बच्चों याद रखिएगा अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रुधिर दाब। रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रुधिर दाब वह दाब है जो बाएं निलय के संकुचन से मुक्त रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाता है। धमनियों में यह अधिक होता है तथा धीरे धीरे केशिकाओं में रुधिर पहुंचता है और शिराओं में कम हो जाता है। रुधिर दाब के कारण ही धमनियों से रुधिर केशिकाओं के द्वारा शिराओं तक पहुंचता है। यानी कि क्या है? एक प्रकार का ये प्रेशर है, जो कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि जहाँ से शुद्ध रक्त आपका बाहर निकलता है, संकुचित होता है, तो जब संकुचित होता है उसी समय क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वाहिनियाँ होती हैं, उन्हीं पे क्या होता है? ब्लड के द्वारा एक दबाव पड़ता है। तो जो दबाव पड़ता है ब्लड के द्वारा किस पे? भित्ति पे। किसकी भित्ति पर? वेसल्स की भित्ति पर जो दबाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि रुधिर दाब, रुधिर के द्वारा पड़ने वाला दबाव किसके ऊपर? वाहिनियों के ऊपर या वेसल्स के ऊपर, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सामान्यतः एक ये ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है? 120/80 होता है। तो 120 जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं या प्रकुंचन बोलते हैं, और ये 80 जो होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं या शीतलन दाब बोलते हैं। तो याद रखिएगा 120/80 मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। फिर अकॉर्डिंग टू एज ये अलग अलग वेरी करता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा जो है परासरण किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण किसे कहते हैं? इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जिसमें दो बेलनों का विलायक एक अर्धपारगम झिल्ली के आर पार आता जाता है। इसमें भी एक अंतःपरासरण होता है, एक बहिःपरासरण होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, उसके अणु मूव करते हैं कहाँ से? फ्रॉम एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। किसके? विलायक के अनुगत करते हैं। किसके माध्यम से? अर्धपारगम झिल्ली के आर पार करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। किशमिश पानी में डालते हो आप फूल जाती है तो उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये अंतःपरासरण का एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से। तो ये बच्चों आपके सारे जैसे ही क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं अति लघुत्तरीय ये सारे हो गए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम में भी अंतर आप याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जाइलम क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं पौधों में। फ्लोएम क्या करते हैं? यानी कि जो फूड होता है, भोजन का वितरण पूरे पौधे में करते हैं। पत्तियों में निर्माण होता है, उसके प्लांट की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जाइलम क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करती है, फिर जाइलम के द्वारा पौधे के हर भाग तक जल को पहुंचाया जाता है। तो ये बच्चों
आपके ये अतुल उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं जय प्रक्रम चैप्टर के, लाइव प्रोसेस चैप्टर के। इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, कॉपी पे नोट्स बनाते जाइएगा, ये परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको बेटा पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें और आप अच्छे नंबरों से पास होते रहें। जय हिंद।